आज मेरा दिल ज़्यादा बेचैन हो रहा था। मैंने अंकित को कॉल किया और पूछा, कब आओगे अंकित? क्योंकि उन्हें दुबई गए हुए काफ़ी समय हो गया था। अंकित कहने लगा, मुझे अभी कोई छुट्टी नहीं मिल रही है, कुछ महीने और लग जाएंगे। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा, आखिर तुम हिंदुस्तान क्यों आना नहीं चाहते? कहने लगा, तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारे और हमारे घर के हालात कभी अच्छे हो ही नहीं सकते जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा। और मैं इस तरह से छुट्टियाँ लेता रहूँगा तो मेरी नौकरी चल जाएगी। कुछ दिन तुम सब्र करो, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। अगर अपने खर्चे पर हिंदुस्तान आ भी जाऊँ तो इतना पैसा लग जाएगा कि हमारा सारा बजट बिगड़ जाएगा। कंपनी की तरह ही छुट्टियाँ मिलेगी तो वही मुझे हिंदुस्तान भेजने का खर्चा भी उठाएंगे। मेरी छुट्टियां के पैसे भी यहीं कटेंगे। अनिकेत मुझे इतनी परेशानी बता रहा था कि मेरा दिल उदास हो गया, लेकिन मैं फिर भी उससे जिद करने लगी। कोई बात नहीं, अपना पैसा लगाकर और छुट्टियां लेकर आ जाओ। अंकित कहने लगा, इतना पैसा हिंदुस्तान आने में लगा दूं तो घर कैसे चलेगा? कुछ महीने इंतज़ार कर लो। अंकित की बातें सुनकर मैं चुपचाप हो गई। और शादी के 1.5 महीने बाद ही अंकित दुबई चल गया था। जब हमारी शादी को 2 साल होने वाले थे और मैं उसका इंतज़ार करते करते पागल हो गई थी। नई नई शादी में एंजॉय करने के मेरे सारे सपने टूट कर ही रह गए थे। कितने सपने संजोए रखे थे। अपने पति के साथ हर जगह घूमने जाऊंगी, हम प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करेंगे। हर रात मेरी अंकित की बाहों में गुजरेगी, लेकिन सारे सपने कांच की तरह टूट कर बिखर गए। अनिकेत भी दुबई से अपनी बेताबियाँ और करारियाँ बताता रहता था। हर वक्त यही बात करता था कि अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लेकिन हिंदुस्तान आ जाऊंगा तो मुझे भी उम्मीद होने लगी थी कि जल्दी आ जाएगा। लेकिन अंकित वापस लौट के नहीं आता था। मगर इंतज़ार करते करते 2 साल समय गुजर गया था। अब अंकित अभी तक वापस नहीं आया था। हर बार वह कोई नया बहाना बनाकर मुझे टाल देता था। मेरा दिल बहलने भी लगा था और कोशिश करता कि बात समझाने की कोशिश करती हूँ, शायद मान जाएगा। मेरे लिए भी आसान नहीं था तुमसे और घर वालों से इतना दूर रहना, मगर परदेश में रहने वालों के लिए कमाई करना आसान काम नहीं होता। मालिकों की बात माननी पड़ती है। अगर तुम उसकी बात ना मानो तो नौकरी से निकालने में देरी नहीं लगती। और तुम्हें तो पता है ना आजकल कितनी बेरोजगारी फैली हुई है। उन्हें सर्विस की कोई कमी नहीं है। मुझे निकाल भी देंगे तो उन्हें दूसरा सर्विस करने वाला मिल जाएगा, लेकिन मेरी तो नौकरी चली जाएगी ना। मैं तो सोचो, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? जब छुट्टी ना मिले तो कैसे आऊँगा? मैं तो शादी के बाद से अनिकेत से अलग ही रह रही थी। जैसे तैसे अपना दिल को समझा कर काट रही थी। समय जैसे जैसे गुजर रहा था, मेरे लिए अपने पति बगैर लगने लगे थे और ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा था। हालांकि मेरी और अनिकेत की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन फिर भी घर मेरे जज्बात मेरे पति अनिकेत के लिए थे। और 1.5 महीने में जो प्यार अनिकेत के लिए मुझे दिया था, वह उसकी मोहब्बत की दीवानी हो चुकी थी। इसके बिना एक पल भी मैं रहने की सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अनिकेत 1.5 महीने बाद ही यह कहकर चला गया कि वो जल्दी ही लौट कर आएगा और अब तक एक असियाना बनाएगा अपना। ससुराल वालों की सेवा कर करके मेरा दिल भर चुका था। अगर दिल अंदर से खुश हो तो ससुराल वाले को सेवा करने में मज़ा आता है, वरना यूं ही इसी तरह चलता रहे तो मन भर जाता है। ना पति मेरे साथ था और ना ही उसकी मोहब्बत। बेकार की उसकी सेवा करके हम नौकरानी बन बैठी थी। कभी कभी अपनी माँ के घर जाकर अपने माँ बाप से भी लड़ जाती थी। यह कैसी शादी है जिसमें पति ही साथ ना रहना चाहता? उसे बस कमाने की चिंता है, पत्नी की परवाह नहीं कि वह कैसे कह रही है। मैं शादी के बाद मुश्किल से 1.5 महीने ही अनिकेत के साथ रही थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि अब तक कुंवारी हूँ। मेरे पति भी दूर बैठा मेरे लिए उदास होता है, लेकिन उसके उदास होने से जो मेरी परवाह करने से ज़्यादा फ़ायदा वह मेरे करीब भी नहीं रहता। वह मुझसे कहता कि तुम अपनी तस्वीर भेज दिया करो, तुम्हें देखकर अपनी थकान उतार लेता हूँ। कभी वीडियो कॉल करता तो अनिकेत देखकर रोने लगती। वह मुझे तसल्ली देने लगता, कहता कि कोशिश करता हूँ, अगले हफ्ते की छुट्टी मिल जाएगी तो मैं घर आ जाऊँगा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। अनिकेत मुझे एक नई उम्मीद दिलाकर अगले हफ्ते तक का फिर मेरा दिल तोड़ देता था।
यह कहकर कि छुट्टी नहीं मिल रही है, अनिकेत के जाने के बाद खुद को सजना संवरना भी छोड़ दिया था। लेकिन अनिकेत की उदासी मेरी कोई परवाह नहीं थी। अब किसके लिए श्रृंगार करूं मैं जब अनिकेत ही नहीं है? इसीलिए अब मन नहीं करता श्रृंगार करने का। फ़ोन में वीडियो कॉल करता तो खराब हुलिये देखकर उसका दिल भी उदास हो जाता। कहता, क्या हालत बना रखी है तुमने, ऐसा लगता है बरसों बीमार हो। खुद को सजाया संवारा करो, नई नई तस्वीरें बनाकर मेरे पास भेजो। उसकी फरमाइश पर मैं खुद ही थोड़ा संवरने सजने लगी थी, तैयार होने लगी और अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचकर अनिकेत के पास भेजने लगी थी। अनिकेत मेरी तस्वीर देखकर दीवाना हो जाता था, तारीफ़ करने लगता और मैं शर्मा जाती। मैं तो वैसे ही अपनी तारीफ़ की दीवानी हुई थी और अनिकेत जब मुझे कुछ बोलता तो मैं और भी ज़्यादा खुशी से पागल हो जाती थी। घर में पहली बहू थी। मेरे जेठ ने अभी तक कोई शादी नहीं की थी। सास ने बताया कि वह औरतों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। उसकी मंगनी हुई थी, मगर उसने शादी के कुछ समय पहले ही अपने मंगेतर से मंगनी तोड़ दी थी। मुझे यह बात अजीब लगी थी, मगर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अपनी समस्याएं का क्या कम थी जो दूसरे की समस्याएं में मामले का टांग अड़ाती फिरूं। पति के पास नहीं था और सास की पाबंदियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जब भी सास ने तैयार होने से रोका था, मेरा मूड खराब हो गया था। कहने लगी थी कि जब अनिकेत का कॉल आती है तो मैं रो पड़ती और तुम्हारी माँ ने मेरे लिए तैयार होने और सजने के लिए पाबंदी लगा दी है। यह सुनकर अनिकेत भी मुझे समझाने लगता। बोला, तो क्या कोई बात नहीं, माँ ठीक ही कहती है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी मौजूदगी में ही तैयार रहो तो ज़्यादा अच्छी बात है। घर में मेरे जवान भाई है, अगर तुम्हें इस तरह से सजा संवरा देखेगा तो अच्छा नहीं लगता ना। तुम ऐसा मत करो, रात में वीडियो कॉल करता हूँ, रात को खुद तैयार होकर रहा करो और सुबह सादा ही होलिये में घर में रहा करो। अनिकेत की सोच पर मुझे दुख हुआ। उसे भी मुझे पर विश्वास नहीं था। मैं हल्का फुल्का मेकअप तो करती थी। मेरी सास मुझे टोकने लगी थी। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, मेकअप करती तो भी ज़्यादा निखर जाती थी। और यह सच था कि मेरे देवर और मेरे जेठ की नज़र मेरी तरफ उठी ही रहती थी और सास की यह डर था कि कहीं पति की गैर मौजूदगी में मैं बहक ना जाऊं। क्योंकि मैं जवान लड़की थी, नई नई शादी हुई थी। एक नेचुरल से इच्छा होती है शादी के बाद लड़की अपने पति के साथ रहना। जब पति पत्नी की इच्छाओं को पूरा ना कर पाए तो पत्नी इधर उधर बहक सकती है और शायद यही डर मेरी सास को सता रही थी। मैं फैंसी साड़ी पहनती तो सास मुझे फ़ौरन रोक देती, कहती इस तरह की साड़ी पहनने का क्या वजह है, फुल ब्लाउज पहना करो, सर पर पल्लू डाला करो और कोई ज़रूरत नहीं है इतना फुल मेकअप करने की। घर में जवान लड़के दीवाने रहते हैं और तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हारी लापरवाही तुम्हें एक दिन नुकसान में डाल देगी। तुम्हारी शादी हो गई है तो मतलब नहीं है कि तुम अपनी मर्जी करती रहो। शादीशुदा लड़की को भी सावधान रहना चाहिए। शादी का मतलब यह नहीं होता कि लापरवाही में रहना शुरू कर दो। मैं परेशान हो जाती और मुझे शादी से सज धज के रहने से शौक था और मैं अभी कर भी क्या सकती थी। अब शादी के बाद सारा सास मना करने लगी थी कि ये मत करो वो मत करो। पति को शिकायत लगाती तो वो भी मुझे मम्मी जी का ही सब ठीक लगता था। तो अनिकेत को कहती कि मुझे मायके में रहने की अनुमति दे दो ताकि मैं खुलकर जी तो सकूं। लेकिन अनिकेत इस बात पर राजी नहीं होता था। कहता था मेरे खानदान वाले उल्टे मिजाज के लोग हैं। अगर तुम्हें मायके में जाकर बैठे देखेंगे तो बातें बनाएंगे कि पति परदेश में बैठा और पत्नी मायके में जाकर आशियाना उड़ा रही है। तुम मेरी पत्नी हो और मेरे घर की माँ के साथ रहो, मेरी माँ का ध्यान रखो। मैं तो अब बोर सी हो गई थी। अजीब रूखी फीकी सी ज़िंदगी गुजार रही थी। अजीब से लोग थे, ना उल्टे लिए जाते थे ना सीधे। सच संवर के मैं थोड़ा बहलने की कोशिश करती तो सास को नापसंद था। मायके जाने की बात करती तो अनिकेत को नापसंद था। मैं बिल्कुल कैद होकर रह गई थी। मुझे यह सब बहुत बुरा लगता था। पति का मोहब्बत तो थी क्योंकि वह था कि मोहब्बत करने लायक, लेकिन खूबसूरत हैंसम नौजवान लड़का था। मगर उसके घर वालों ने मुझे बहुत परेशान करके रख दिया था। सदा से होलिये में मैं फीके फीके रंग के कपड़े पहनकर समय से पहले अपने आप को बूढ़ा समझने लगी थी। मुझे लगता था कि मेरी सास बेकार ही मुझ पर पाबंदियां लगाती है क्योंकि मेरा जेठ औरतों में दिलचस्पी ही नहीं रखता। अपनी मंगेतर को ही अब तलाक दे चुका था। मेरी सास ने बताया कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे जेठ को ही लड़कियां में क्या चीड़ थी कि मंगनी 1 महीने बाद ही रिश्ता तोड़ लिया
और दोबारा शादी ही नहीं किया। मेरा देवर बहुत ही सादा मिजाज का लड़का है, बस अपने आप में ही उलझा रहता है। उसे किसी का परवाह नहीं। सुबह घर से निकलता और रात को वापस आता था, फिर ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता था। कोई गैर मौजूदगी की बात करता तो ना कमरे से बाहर निकलता, ना बैठ के टाइम पास करता। वैसे ही उसकी मंगनी हो चुकी थी, मगर शादी इसीलिए रुकी हुई थी क्योंकि मेरी सास शादी से पहले जेठ की शादी करना चाहती थी, क्योंकि जेठ सब भाइयों से बड़े थे और मेरी सास उसकी शादी करने का फ़र्ज भी अदा करना चाहती थी। खानदान वाले भी उंगलियां उठाने लगे थे कि आखिर ऐसे क्या कमी है कि वह शादी नहीं कर सकता। लेकिन अब तो उल्टी सीधी बातें भी बनाने लगे थे। ज़रूर लड़का शादी का लायक नहीं है, तभी तो वह शादी नहीं कर रहा। हालांकि मेरा जेठ अच्छा भला सेहतमंद था, अच्छी शक्ल सूरत भी थी और एक नौजवान मर्द भी थे। न जाने क्यों औरत में उलझन में होती थी। अब तो मुझे भी यह लगने लगा था कि शायद मेरे जेठ के अंदर मर्दाना ताकत की कमी है और वह औरतों को खुश नहीं कर पाएगा, इसीलिए वह शादी के लिए नहीं कहता है। और वह अच्छा ही था कि दूसरी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए शादी ना करे। पता नहीं मेरी सास को इस बात को क्यों नहीं समझती है, उसके पीछे पड़ी रहती है। शादी कर लो, अच्छा कमाता था, पहले पति के साथ दुबई में ही रहता था, मगर अब हिंदुस्तान आकर आने लगा था। मैं अनिकेत को हर बार अपने बड़े भाई का मिसाल देती थी कि वह गैर खुद शादीशुदा है, फिर भी घर में रहता है। अनिकेत, आपको चाहिए कि आप शादी के बाद हिंदुस्तान में कोई नौकरी तलाश कर लेते। अजीब इंसान था अनिकेत भी। पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा था और मैं यहाँ हर वक्त अपना दिल जलाती रहती थी। अनिकेत को कोई परवाह नहीं होता था। मैं भी अब थक चुकी थी। अनिकेत, बस अब वापस आ जाओ, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। मैं लड़ने से उसे फिर समझा बैठती कि थोड़ा सब्र कर लो, मैं आ जाऊंगा, बस थोड़े पैसे जमा कर लूँ ताकि हिंदुस्तान आकर छोटा मोटा काम शुरू कर सकूं। अब हमें फर्नीचर की कोई परेशानी ना हो, मुझे कोई तन्हाई काट खाने ना दौड़ती हो, तुम्हारी याद आती है रातों दिन, मुझे नींद नहीं आती, लेकिन दिल को समझा लेता हूँ। बस कुछ दिन और दूरी है, फिर तो कभी जुटा नहीं होंगे। मेरे ससुराल का सिस्टम भी बहुत ही अलग था और मैं कुछ ना कर रहा था क्योंकि मुझे ये सब बातें बहुत अजीब सी लग रही थी। मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी, परेशानी ज़्यादा बढ़ रही थी। मैं करती भी तो क्या करती, तो मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था। रात दिन जब भी सोने जाती तो मैं लेटते रहती थी। मुझे अनिकेत की बहुत याद आती थी। मेरे जज्बात भगने लगे थे। मैं तकिए अपने सीने में दबोच लेती थी। अनिकेत की बाहों के सामने मैं तड़प के रहती थी। तंग आकर मैं बाथरूम में नहाने चल जाती थी और जब मैं कपड़े उतारती तो मेरे बदन देखकर और भी ज़्यादा भगने लगती थी। अब मुझे अजीब सी आदत होने लगी थी। मैं जब भी नहाने जाती तो अपनी तस्वीर बना लेती थी और उन्हें देखकर पता नहीं क्यों मैं बहुत खुश हो जाती थी। अब तो यह आदत मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं ज़्यादातर समय अपना बाथरूम में ही बिताया करती थी और नहाने के बीच बीच अलग अलग पोज करके तस्वीर बना रखती थी। अब तो मेरा दिल बस यही बाहर होता जा रहा था और एक दिन जज्बातों में भरकर मैंने एक ऐसा कदम उठा लिया जो शरीफ औरतों के लिए शोभा नहीं देता, मगर मैं अपनी खूबसूरत बदन की तारीफ़ें सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मर्द मेरे खूबसूरत फिगर की तारीफ़ करे और इसीलिए यह काम करती हुई मुझे उस बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। लेकिन मुझे नहीं पता चला कि यह कदम मेरी ज़िंदगी के लिए क्या तूफान मचा देगा। मेरी सास हर वक्त मुझ पर निगाहें रखती थी, ज़्यादातर कमरे में बंद रहती या बाथरूम में ज़्यादा गुजारने के क्या समय है। तब मेरी सास मुझे खटकने लगा था। वह अक्सर मुझसे सवाल करने लगी थी कि मुझे देखकर उनके चेहरे के हाव भाव अलग हो जाते थे। एक दिन मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था तो मैं एकदम से घबरा गई। मोबाइल के बिना तो मेरा दिन ही नहीं गुजर रहा था। उसकी तस्वीर बनाने में जो मुझे नया नया शौक़ हुआ था, वह शौक़ मुझे पर कुछ ज़्यादा ही हावी हो गया था। उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। मोबाइल ठीक करवाने के लिए दुकान को दे दिया और मेरे मोबाइल तो ऐसी तस्वीर थी, अगर कोई देख लेता तो मैं बदनाम हो जाती। अनिकेत ने मेरी सास के नंबर पर फ़ोन किया। मैंने अनिकेत के मोबाइल ख़राब होने के बारे में बताया। अनिकेत बोला, तुम चिंता नहीं करो, मेरे बड़े भैया जब घर वापस आएंगे तो मोबाइल दे देना। मेरे दोस्त के दुकान में जाकर वह खुद ठीक करवा के ले आएंगे। तुम भी सुनील भैया को फ़ोन दे दो, वह तुम्हारा फ़ोन ठीक कर देंगे। मुझे भी थोड़ा सुकून हो गया कि चलो मेरा जेठ इस टाइप का मर्द नहीं है, वह मोबाइल में ताका झाकी नहीं करेगा। मेरा फ़ोन
जेठ को दे दिया। वह शाम को ठीक करवा के लेकर आया। मैं जेठ के कमरे में मोबाइल लेने गई तो सास ने जेठ के कमरे से निकलते देख लिया और वह एकदम से घबरा गई। मुझे बुलाकर सवाल करने लगी, तुम सुनील के कमरे में क्यों गई थी? मैंने उन्हें समझाया कि मम्मी जी, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, वह ठीक करवाने के लिए दिया था, वही लेने गई थी। मगर पता नहीं क्यों मेरी सास को हर वक्त मुझ पे शक रहता था। मेरी सास मुझे समझाने लगी कि लड़कियां शादी के बाद पति के बगैर गुजारा कर लेती है। घर के चलाने के लिए पति परदेश में जाकर पैसे कमाता है तो वह किसी और के पास जाके रहे, ये पसंद नहीं है और पति का इंतज़ार करती है। वे खुद ही अपने पति को संभाल कर रख लेती है। तुम अपना ख्याल रखा करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। औरत की इज्जत कांच की तरह होती है, अगर एक बार उसमें दरार आ जाए तो फिर वह दरार कभी नहीं भरती। गैर मर्दों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि गैर मर्द ही होता है तुम्हारा जेठ। अगर ये आखिर मर्द ही है और जवान भी है, उससे ज़्यादा फ्री मत हुआ करो, दूरी बना के रखो। मुझे अपनी सास की यह बातें हैरान कर रही थी। वह क्या समझा रही थी मुझे और बहुत बुरी भी लग रही थी, लेकिन मैं चुप थी। मगर मेरी सास की असली बात सुनकर मैं घबराहट में डाल गई थी। वह बोली कि तुम बहुत अजीब हरकतें करने लगी हो, कभी तुम सच संवर के कमरे के बाहर आ जाती हो तो कभी तुम कमरे में बंद होने के बाद जल्दी आ ही नहीं रहती हो। नहाने जाती हो तो घंटे बाथरूम में बंद रहती हो। मैं मुंह खोलकर अपनी सास को देखने लगी। मेरी सास इतनी छोटी छोटी बातों को महसूस कर रही थी। मैं हैरान हुई थी, आखिर मेरी सास से मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। मेरी कोई भी बात मेरी सास को बर्दाश्त क्यों नहीं होती थी, लेकिन यह सच था कि मेरी सास की ही दुनिया देखी थी। और एक दिन ऐसा हुआ जो मैं बता नहीं सकती। उन्हें मेरे अंदर बदलाव महसूस हो रहे थे, इसीलिए मुझे समझाती थी। उन्हें पता था कि एक जवान लड़की हूँ और कहीं भी कोई राह भटक न जाऊँ, क्योंकि मैं अपने पति के बगैर रह रही हूँ। और शायद वह समझाने लगी कि मुझे पति के बगैर नहीं रहा जाता, लेकिन मैं अपनी सास की बातों को नज़रअंदाज कर रही थी। मगर एक हिस्सा अनिकेत ने मुझे बताया कि मम्मी अब हर वक्त जिद करने लगी है कि सारा काम धाम छोड़कर हिंदुस्तान आ जाओ। पता नहीं क्यों मम्मी को क्या हो गया। पहले तो तू खुद कहती थी इतना पैसा जमा कर लो कि तुम आकर कोई कारोबार शुरू कर दोगे, लेकिन अब हिंदुस्तान आना बहुत जिद कर रही है। लेकिन वह कहती है कि सारा काम धाम छोड़ कर आ बैठो, ये कहाँ की बात है। अनिकेत की बात सुनकर मैं हक्का बक्का गई थी और अनिकेत की अगली बात तो मेरा जी चाहा अपना सर पीट लो। मेरी सास ने अनिकेत को यह भी कहा था कि धीरे धीरे दिमागी मिजाज खराब हो रहा है मेरा, पता नहीं कैसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। इससे पहले कि तुम कोई बड़ा नुकसान उठाओ, हिंदुस्तान जल्दी लौट आओ। अनिकेत मुझसे सवाल करने लगा था कि तुम क्या करती है सारा दिन। मम्मी जी हर वक्त डरने लगी थी कि अब अनिकेत की यह बात का क्या जवाब दूं। शर्मिंदगी से ज़मीन गड़ गई थी। मेरी सास शायद मेरा राज जान चुकी थी। मेरे रोते हुए अनिकेत ने कहा, तुम्हारी माँ मुझे कमरे से निकलने से रोकती है क्योंकि घर में जवान देवर और जेठ रहते हैं। मैं कमरे में बंद रहने लगी हूँ, तब भी तुम्हारी माँ को मुझ पर शक है। और यदि मैं अकेले कमरे में पड़ी है तो कोई गुनाह तो नहीं की हूँ। बता दो कि क्या करूँ। ना घर में सच संवर के घूमूँ और ना ही मायके में रहूँ, ना कमरे में बंद रहूँ। आखिर करूँ तो करूँ क्या। मैं गुस्से से फटी जा रही थी। गुस्से तेज से मैं शादी से पहले ही थी। मेरी माँ ने मुझे इस बात से डर रखती थी कि गुस्से में कभी कुछ दिखाई नहीं देता था, ना ही मैं सामने वाले की कोई लिहाज करती थी। जो मुंह में आता बदतमीजी कर जाती थी और शादी के बाद पति से दूर होने की वजह से चिड़चिड़ाहा और ज़्यादा बढ़ गया था। मेरा दिल भी चोर था, इसीलिए मैं डर भी गई थी कि चीख चिल्लाकर अपने आप को साबित करने लगी थी। मैं रोने और चीखने चिल्लाने पर अनिकेत कुछ घबरा गया और सफाइयाँ देने लगा। कहने लगा, मेरी माँ की गलतफहमी हो गई है। सदा मिजाज की औरतें छोटी छोटी बातें महसूस कर रही है, उसकी बातें पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो। मैं अनिकेत से लड़ने लगी थी कि हिंदुस्तान आ जाओ, फिर मुझे मेरे मायके भेजो, मैं कुछ भी करो, अब मुझे दम घुटता है। अनिकेत भी परेशान हो गया था। वो अपनी माँ से फ़ोन करने मना करने लगा था। रोक टोक मत क्या करे। वह पहले मेरी परेशानी रहती थी, तन्हाई का शिकार है। मुझे अपनी उस दिन का बाद मेरी सास ने रोक टोक करना छोड़ दिया था, मगर उसकी नज़रें हर वक्त मेरे आसपास घूमती रहती थी। मुझे सास के बर्ताव भी हैरान हो रही थी। इन 2 सालों में मेरे साथ जो हुआ
मैं उसे भुला भी नहीं पाई, क्योंकि ये सब नहीं होना था। इस तरह से यूं ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। पति से बगैर दूरी रहना और सास से रोक टोक करना। अब मुझे बहुत हैरत हो रही थी। मैं अपनी सास से इतना समझ गई थी कि वह किसी पर्सनल मामलों में दखल नहीं देती। अब इन बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन मेरी सास मुझे हर वक्त बातें बनाना, मुझ पर शक करना, ये तो लगा ही रहता था। उन आवाज़ों को मेरा नाम भी शामिल था। अपना नाम सुनकर मैं दरवाजे में रुक गई थी। मेरा जेठ और सास कमरा में बंद करके बातें कर रहे थे, और वो बातें कर रहे थे जो सुनकर मेरा होश उड़ गए थे। दिल चाह रहा था कि जेठ को जाकर पकड़ लूं। वह इतना गिरा हुआ इंसान था, लेकिन मैं इतना बेकार का झगड़ा मोल नहीं लेना चाहती थी। अपने कमरे में ही आकर सर पकड़कर बैठ गई। मैं इन बातों को सोच कर पागल हो रही थी। मैं तो अपने जेठ को बहुत सीधा साधा इंसान समझती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस टाइप का मर्द था। शर्मिंदगी और अपमान की भी हालत होने लगी थी। मुझे अपने पति के बताए हुए भी शर्म आ रही थी कि उस रात पूरी टेंशन से निकल गई, और मैं टेंशन से ही कमरे में बंद रह गई। मैं अपना मोबाइल खोल बैठ गई कि अपनी तस्वीर देखने लगी। दिल में ऐसा शरारत हुई कि और ऐसी सेक्सी तस्वीर बनाकर अनिकेत को भेज दूं, और अगले ही पल मैंने एक तस्वीर खूबसूरत सेक्सी कपड़ों में तस्वीर खींचकर अनिकेत के नंबर पर सेंड कर दी। मगर अगले ही पल मेरा सांस सीने से ही रुक गया था, क्योंकि गलती से ही वह मेरी तस्वीर जेठ के नंबर पर सेंड हो गई थी। मैंने समय देखा तो रात का 1 बज रहा था। मैंने सोचा इस समय तो मेरा जेठ सो रहा होगा, लेकिन मैं सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैं जेठ को जगह पाती मेरा तस्वीर देख लेता, और फिर वह ऐसे नज़रें मिलाने के काबिल ना रहता। मेरा तस्वीर ऐसी नहीं थी, कोई गैर मर्द देखता। कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी। मुझे कुछ समय नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। परेशानी से अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगी। सोच कर पागल हो रही थी कि क्या करूं। रात का समय अपने जेठ के कमरे में जाती तो तमाशा खड़ा हो जाता। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आजकल ऐसे कोई टेक्नोलॉजी आ गई है जो डिलीट मैसेज को आराम से कर सके। और मैं उसे सोचूं तो क्या मेरे जेठ के कमरे में जाकर मोबाइल उठाकर उस तस्वीर को डिलीट कर दूं, लेकिन ऐसा करती तो मेरा जेठ मुझे गलत लड़की समझ लेता। फिर भी मैं डरते डरते कमरे के बाहर झाँका तो घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। सब अपने अपने कमरों में सुकून से सो रहा था। मेरी नींद तो उड़ ही चुकी थी। जब तक मैं अपने जेठ के मोबाइल की तस्वीर डिलीट ना कर लेती, मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैंने अपने कमरे से बाहर निकली तो दबे पाँव मेरे जेठ के कमरे की तरफ बढ़ाए तो मेरे दिल की बुरी हालत हो चुका था। मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी जेठ मुझे देख ना ले, और उसका मोबाइल लॉक खुल गया था। मैं जल्दी से हाथ चलाते हुए तस्वीर डिलीट करने के लिए तस्वीर को फोल्डर खोला तो मगर देखते ही मेरा सर से पूरी छत गिरी, क्योंकि मेरे जेठ के मोबाइल में वही तस्वीर नहीं बल्कि जाने कितनी तस्वीर और वीडियो थी। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी। यह वही वीडियो थी जो मैं तस्वीरें बना रही थी, अकेले में बनाया करती थी, और उन तस्वीरों के मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं देखा था, क्योंकि वह तस्वीर ऐसी थी कि मेरे अलावा कोई भी अनिकेत भी नहीं जानता था। और हम ये देखकर चौंक गई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जेठ की मोबाइल देख रही थी, मुझे पूरी तरह काँप रही थी। तस्वीर देखकर मुझे एक पल ऐसा लगा कि यह पहचाने कि मेरे जेठ ने यह तस्वीर कहाँ से हासिल की थी। अपना राज खोल जाने मेरे लंगोटे खड़े हो गए। मैं तो सोचकर जेठ के कमरे से बाहर आ गई कि जेठ को औरतों में दिलचस्पी नहीं है तो मुझे कोई खतरा नहीं होगा, मगर यहाँ तो मेरे जेठ के मोबाइल में मेरी असली तस्वीरों को भरा पड़ा था। मैं जेठ की हकीकत से वाजिब थी, मुझ पर खुल रही थी। बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। उस दिन मेरी सास कमरे में बैठ कर मेरी सास के कान भर रहा था और अपनी बहू के कमरे में बंद होकर गलत काम करती है। उसकी चाल चलन ठीक नहीं है, ना जाने लड़की किन किन चक्रों में पड़ी है। माँ अपने गलत का लड़की को लिया है। अपनी लड़की की खूबसूरत के साथ साथ उसका चरित्र भी अच्छे जांच पड़ताल करना चाहिए। उस समय अपनी जेठ की यह शब्द सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा जेठ मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि उस समय मुझे भी नहीं पता कि मेरा जेठ मेरे कमरे
में बाथरूम की सारी हकीकतें जान चुका था, लेकिन अब उसे मोबाइल की जो तस्वीरें मिली थी उसे अब मैं जान चुकी थी कि यह क्यों कर रहा था। मेरा दिल अब डर से कांपने लगा था। अभी मैं सारी फ़ोटो डिलीट करना चाह रही थी, लेकिन मेरे जेठ नींद जग चुका था। मुझे अपने कमरे में देखकर हैरान हुआ। मैंने अपने हाथ मोबाइल में देखा तो झटपट ही अपने मोबाइल मेरे हाथ से ले लिया। गुस्से से बोला, मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रही हो? मुझे जेठ से बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी तस्वीर क्यों बनाई है? मैं इस घर की बहू हूँ, कैसे बगैर मर्द हो अपनी भाभी की ऐसी तस्वीर मोबाइल में रखी हुई हो? मेरा जेठ मजाक उड़ाने वाले अंदाज से हंसा था, फिर कहने लगा कि मैंने तस्वीर बनाई है कि तुम अपने कमरे में होती हो कैसी तस्वीर बना लेती हो? यह तस्वीरें तो तुम खुद ही बनाई हो, बल्कि तुमने तो खुद मुझे दी है। मुझे अपने जेठ की सफ़ेद झूठ पर गुस्सा आया। मैं भला उसे अपनी तस्वीर क्यों दूँ? मैंने कहा कि देखो, अच्छा जैसे ही हुआ यह हुआ, अब तो ऐसी तस्वीरें अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, वरना मैं सबको बता दूंगी। लेकिन जेठ ने बड़े लापरवाह अंदाज से टेबल पर रखे गिलास के पानी पिया और घूट घूट कर पीने लगा। मुझे उसके इस अंदाज पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता? अभी के अभी डिलीट करो सारी फ़ोटो। मेरी जेठ हैरान होकर कहा कि मैं डिलीट नहीं करूँगा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नज़र चुरा गई थी मेरी। तुम जानती हो ना इस तस्वीर में मैंने कहाँ से ली है? और तुम्हारे पति को यह सब कुछ बता दूंगा। उसे बताऊंगा कि एक गलत औरत हो और तुम्हारे घर में रहने के लायक नहीं हो। यह मुझे धमकाने लगा और आराम से अपने बेड के तकिए में लेटकर बैठ चुका था। यह सारी तस्वीरें मेरे मोबाइल में सेव रहेगी। मैंने उसको धमकाने के लिए कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा पति सब सच जानता है। यह तस्वीर मेरे मोबाइल में बनाई थी और किसी भी गैर मर्द से मेरे संबंध नहीं है। इस बहाने मेरा जेठ मेरे तरफ देखकर हंसा, लेकिन यह मेरे झूठ था कि यह झूठ बोल रही हो। यह सब देखकर मेरा पति यकीन न करता। मेरी सास तो पहले से ही मुझे गलत समझती थी। मैं रोने लगी थी, अपने जेठ की से विनती कर रही थी कि मेरा तस्वीर डिलीट कर दो, बदले में जो मांगोगी वो दे दूँगी। वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कमरे में अभी के अभी यहाँ से निकलो। मेरे जेठ ने मुझे झटके दे के निकले कमरे से बाहर कर दिया। मैं रोने लगी थी और सोच में पड़ चुकी थी कि मैं तस्वीरें कैसे डिलीट करूँ। अगर वह मेरे साथ रात बिताने की बात करता तो मैं यह भी कर जाती। उस समय मेरी सोचने समझने की सारी ताकतें खत्म हो चुकी थी। मुझे दिखाई दे रहा था कि बस अपनी तस्वीर मुझे किसी काम से कीमत पर नहीं देखना है, उससे डिलीट करना है। यह राज मेरे पति के अनिकेत के सामने आए, वह अनिकेत के सामने आ जाता तो मुझे तलाक दे देता, और इसीलिए मैं अपने जेठ से इस बात मनाने की कोशिश कर रही थी कि वह इस नाजायज़ हर तरीके से की। मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया। वाकई औरतों में दिलचस्पी नहीं थी, तो अगर ऐसी बात थी तो वह ऐसा फ़ोटो क्यों रखा है? मैं कमरे में आकर रोती रही। मेरा जेठ सावधान हो चुका था। मुझे तस्वीर दोबारा डिलीट करने का मौका नहीं मिला। हालांकि मैंने कई बार कोशिश की कि मोबाइल लेकर मैं तस्वीरें डिलीट कर दूं, लेकिन मेरा जेठ ये मौका मुझे देता ही नहीं था। हर वक्त जेठ से आगे पीछे घूमती या विनती करती कि मेरा तस्वीर डिलीट कर दो। हर बार वह कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता। मैंने इस बात अनिकेत पर हंसा था। कहने लगी थी कि यह तुम्हारा मोबाइल है और यह मोबाइल की फ़ोटो खींचना कोई गलत बात तो नहीं है, मैंने डरते हुए कहा था। लेकिन अनिकेत ने कि कुछ तस्वीरें कुछ अलग थी। मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा तस्वीरें नहीं खींचना चाहिए थी। यह तस्वीरें मैंने बाथरूम में नहाते हुए बनाई थी। अनिकेत की यह बातें सुनकर मैं भड़क उठा था। कहने लगी कि अगर ऐसा कोई तस्वीरें डिलीट करो, शरीफ औरतों की काम नहीं करते, मोबाइल तो कभी भी चोरी हो सकता है। तुमने तो अलग तरीके की तस्वीरें फ़ोन पर रखा है, गलती से भी किसी का हाथ लग गया तो तुम क्या मुंह दिखाओगी? और यह सब फ़ोटो वायरल भी हो सकती है। हर किसी के मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहोगी। अनिकेत मुझे डांट रहा था, लेकिन अभी भी मैं सोचने और सिर्फ अनिकेत का अधूरा ही सच बता पाई थी। पूरा सच नहीं बताया था कि मैं यह तस्वीरें अपने मोबाइल में ही बनाती क्यों थी। अगर यह तस्वीरें बनाने का कारण अनिकेत को बता देती तो शायद वह मुझे अभी कभी तलाक देकर घर से निकाल देता। मैं खुद को कोसने लगी थी, काश मुझे यह गलती से भी पता चल जाए तो यह किस मुसीबत की शिकार हो जाती। उधर अपने जेठ को मनाती रहती। एक बार यह तस्वीरें
मेरी डिलीट कर दे। आगे ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं तौबा कर चुकी थी और अपनी जेठ से मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुख खोले मेरी जेठ को देखती रह गई। अपने जेठ का मकसद जानकर मेरी आत्मा काँप चुकी थी। बार बार यह जेठ के आगे पीछे घूमना, छुप छुप के मेरे कमरे में आ जाना, मेरी सास की नज़रों के भी सामने आ जाता था। मेरी सास के भी होश उड़े थे। बोली, बहू किन चक्रों में रहने लगी हो? हमारे घर में ऐसे रिवाज नहीं है। तुम्हारा जेठ कुंवारा मर्द है, उसकी खाली कमरे में बार बार क्यों आ जाती हो? सास की बातें सुनकर मैं बौखला गई थी। मेरे पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि मेरी सास भी कभी जेठ की जिम्मेवारी नहीं देती थी। मैं कमज़ोर बहाना बनाया करती थी। अपना मोबाइल ठीक करवाने लगती थी, बार बार ख़राब हो जाता था। मेरी सांस भी सब दूर नहीं हुआ था, सर पटक के बबराने लगी थी। और अब जो हो रहा है वह अनिकेत को जल्दी से वापस बुलाती थी। तुम्हारे चलन ठीक नहीं लगता, अब मुझे माहौल ख़राब लग रहा है। मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ, सर झुका जा रहा है। यह सास बताती थी, क्या कर चुकी है? मेरा जीना हराम हो चुका है। 1 महीने गुजर गया, अब मेरा जेठ मुझे हर बार यूं ही देखता। अब तो ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया था। कमरे में बुलाता और जी भर कर कुछ न कुछ बातें करता। हर बार कमरे में जाती और रोने ते हुए निकलती। पूरा महीना इसी तरह परेशान से गुजर गया था। मुझे जब भी मौका मिलता अपने जेठ से विनती करती, मुझे दया करो। मुझसे इस जुल्म से करते करते 1 महीना पूरा हो चुका था। मैं घुट घुट कर रोती रहती थी, मुझ पर दया करो। मेरा जेठ नरम नहीं था, वह सास पर शक करने लगी थी। 1 महीने बाद मैं अनिकेत वापस हिंदुस्तान लौट आया। मैं अपने पति को देखकर पत्थर सी बन गई थी। खुशी के बजाय मेरा दिल डर से सिकुड़ गया था। मेरा पति हंसता मुस्कुराता मेरे पास आया। मैं तो डर से सफ़ेद पड़ चुकी थी। मैं अब वैसी नहीं रही जैसे वह छोड़कर गया था। मैं सब जानकर मेरा पति मुझे तलाक दे देता और यही सोचकर मैं दिल डूबता रहता। मैंने मुश्किल से अपने आप को काबू पाया और मुस्कुराहट सजाई थी। मेरा दिल रो रहा था। काश ये सब पहले की तरह पवित्र और बेदाग रहती तो पति के आने के खुशी हो जाती। मेरा पति मेरे लिए ढेरों सामान लेकर आया था। वह बोला, मेरे लिए इतना समय दूर रही बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, मेरे लिए भी, मगर तुम्हारे अपने आप का फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत कर रहा था ताकि हम कभी भी अच्छे से बुरा वक्त ना देख पाएँ। इसीलिए तो मैं वहाँ गया था। वह मेरा धन्यवाद कर रहा था कि मैं इतना इंतज़ार की। मैं अनिकेत की बात पर भी शर्मिंदगी से रोने लगी थी। मैं थक चुकी थी कि खुद पर निगाह का बोझ लादे बैठी थी जो मुझे मेरी नज़रों से गिरा रही थी। मैंने रोने पर अनिकेत खुद परेशान हो गया था। मुझे पूछने लगा था कि क्या हुआ, अब तो आ गया हूँ, अब क्यों रो रही हो? मैंने झूठ बोला कि यह तो खुशी के आंसू है। मेरे पति आने के बाद भी जेठ अकेले से यही विनती करती कि मुझ पर दया करो, मैं बर्बाद मत करो, मुझे यूं ही क्यों बर्बाद करे पे तुले हो। मैं आम लड़की हूँ, गलती से भी पाप कर बैठी, मगर अब पूछ रही हूँ कि मेरा क्या कसूर है। मैं जेठ को बोली कि मैं तुम्हारी सच्चाई अब कैसे हम सबको बताएं, अनिकेत को भी कैसे बताऊंगी। ठीक है, अगर मैं इतने बड़े दिल की मालिक हूँ और मैं सच्चाई तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, तुम्हारे रास्ते भी से हट जाऊँगा, कभी भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनूँगा और एक गैर मर्द हूँ और तुम्हारे जामीर इस बात का इजाज़त नहीं देती है कि मैं एक ऐसी औरत को अपने घर में स्वीकार करूँ जो गैर मर्दों के अलावा मेरे भाई के सामने भी अपना आप को पेश करती रही है। मगर हो सकता है कि मेरे भाई दिल से इतना बड़ा हो कि वह तुम्हें माफ़ कर दे, मगर मैं इसकी जगह होता तो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करता। जेठ के मुंह से यह बातें सुन के मैं लड़खड़ा गई थी। पहले ही दिन मैं जेठ के कमरे में गई थी तो वह रोज़ मुझे अपमानित कर रहा था और वह हैरान कर भी रहा था कि मैं वीडियो और तस्वीरें डिलीट करने के लिए बोला था। जेठ ने तभी कहा था कि मुझे अनिकेत का इंतज़ार है, अब वह तुम्हारा यह कारनामा ज़रूर दिखाऊँगा। मगर मैं खुद मोबाइल ठीक ना करता तो मुझ पर कभी भी यह राज ना खुलता। तुम छिप छिप कर मेरे भाई की इज्जत नीलाम करती हो। मैं अपनी इस गलती पर सर पकड़ कर रोती थी। तो अपनी फ़ोटो डिलीट करवाने के लिए मैंने अपने जेठ के सामने अपने आप को भी पेश कर दी थी और मेरे
जेठ ने इस ऑफर को हक्का बक्का रह गया था। बोला कि तुम बहुत नीच लड़की हो। मैंने सोचा कि तुम तस्वीरों की सही समीत रहती हो, लेकिन तुम तो अपना शरीर भी मुझे सौंपने पर राजी हो गई थी। मगर तुम इस काम के लिए तैयार हो जाएगी कि दूसरे मर्द के साथ काम कर सकती हो। तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। तुम धोखेबाज लड़की, चरित्रहीन लड़की हो। पति के गैर मौजूदगी में मर्दों के जिस्मानी सुकून हासिल करना चाहती हो। मैं अपमान में काट रही थी और मगर मेरे पति ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, बल्कि मेरी ऑफर गुस्से से मना कर दिया था। तुम खूबसूरत देखकर हर कोई को दीवाना हो जाए यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने उसकी मंगनी तोड़ दी थी क्योंकि वह लूज कलेक्टर की लड़की थी। उसने दूसरे मर्दों के साथ संबंध रखी थी। तुझे भी यह औरतों का सख्त नफरत है और मुझे तो बहुत ही। क्या हम भाइयों का यही नसीब में है? औरतें लिख के रह गई थी कि अपने भाई के घर में ऐसी चरित्रहीन औरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा भाई वहाँ परदेश में तुम्हारी ऐशो आराम का फिक्र करता है और वह सब चीज़ छोड़ के तुम्हारे लिए गया है और तुम ये दिन दिखाएगी मेरा भाई को। ये सोचकर मैं तो किसी भी हाल पर उसके सामने खड़ी ही रही थी। तुम्हारी पत्नी ने फेसबुक पर एक पर्सनल गुप्त अकाउंट खोल रखा है जिस पर वे अपना चेहरा छुपाकर अपनी तस्वीरें सेक्सी डाला करती है। उसके बदन में हजारों सैकड़ों आसियान मर्द देखते हैं और उसके फिगर की तारीफ़ें करते हैं और गंदे गंदे कमेंट भी पास करते हैं। यह वह लड़की खुश कर रही है जो मेरा सर झुक के रोने लगी। अनिकेत मुझे अविश्वास से देख रहा था। फिर वह मेरे भाई पर गुस्से से चीखा कि आप मेरी मासूम पत्नी को यह कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हो। मेरे जेठ ने मेरी आईडी खोलकर मेरे पति के हाथ में थमा दिया। मेरा मोबाइल ठीक कहते हुए मेरे हाथ जैसे ही जेठ मोबाइल खोला तो सारा मोबाइल चेक कर लिया और मेरी आईडी भी देख ली और मेरी स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए थे। मैं तो अपनी तस्वीर के आईडी डिलीट कर चुकी थी, लेकिन यह स्क्रीनशॉट सबूत थे। मैं रोने लगी कि अपने पति को अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी थी। मैं गलती कर बैठी थी। मैं अब अपना सब कुछ उजाड़ चुकी थी, आईडी भी डिलीट कर चुकी थी। मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं रोती रही, विनती करती रही, लेकिन अनिकेत ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए माँ के घर गई। मैं एक छोटी सी गलती से अपना घर बर्बाद कर चुकी थी। मेरी माँ अब सच्चाई जान चुकी थी। उन्होंने मुझे बुरा भला कहा कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी उसके अलावा किसी दूसरे औरत के साथ, दूसरे मर्द के साथ ही खूबसूरती दिखाए, और तुमने तो हद पार कर दी। अब मुझे ज़िंदगी से नफरत हो गई थी। अनिकेत के बिना जीने से सोच भी नहीं सकती थी। टाइम पास करने के लिए जो गलती मैं की थी वह इस हरकत तक कर बैठी कि शायद वह कभी भी माफ़ ना हो। मैं अकेलेपन की शिकार नहीं होंगी, लेकिन खुद को बर्बाद कर चुकी थी। ज़िंदगी से तंग आकर मैंने अब अपने हाथ का नस काट ली थी। मैं अब जीना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद अब ज़िंदगी मुझ पर मेहरबान थी। जब मैं होश आया तो हॉस्पिटल के कमरे में बंद थी। अनिकेत मेरे सामने खड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पे गुस्सा था। अनिकेत ने मेरे पीछे मेरा जेठ भी खड़ा हुआ था। मैं नज़रें चुरा गई और आंसू बहाकर तकिए के सामने लगी थी। अनिकेत ने कहा कि इस काबिल नहीं हूँ कि मैं जिंदा ही रहूँ। मैं तुम्हारा मान तोड़ दिया, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया और तुमने ये सब किया मेरे लिए, लेकिन खुद को बहलाने के लिए गलत राह पर चल रही थी। ठीक है, तुम जैसी औरतें तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहिए। अनिकेत ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, तुम अपनी मोहब्बत को इस अपनी इज्जत दिल से कम कर चुकी हो, लेकिन फिर भी सुनील भैया को समझाने पर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, आगे जरा से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी नज़र आई वो दिन। अनिकेत ने इतने बड़े दिल पर मेहरबान हो गए, मुझे माफ़ कर दिया, मुझे एक मौका दिया। अनिकेत बाहर चला गया, लेकिन मेरे जेठ अपने कमरे में नहीं गया था। वह मेरे बेड के पास आया और कहने लगा, मेरी अनिकेत को सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी आईडी के बारे में बताया है। अनिकेत को यह नहीं बताया कि तुम्हारी तस्वीर को डिलीट करवाने के चक्कर में अपना सारे सामने पेश कर चुकी थी। अगर सच्चाई भी अनिकेत को बता देता तो शायद अनिकेत तुम्हें कभी भी अपनाता नहीं, लेकिन मेरा सच्चाई अनिकेत को नहीं बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने फ्यूचर में कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगी। तुम्हारी सच्चाई मैंने इसीलिए अनिकेत को नहीं बताई कि तुम्हें इस बात का एहसास हो और तुम
इस तस्वीरें को कभी भी किसी गैर मर्द के साथ गलत संबंध बनाने के लिए नहीं सोचोगी। तुम्हारी पूरी करने के बाद मैं यह सच्चाई अनिकेत को कैसे छुपाई थी। तुम अब भी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की हो, लेकिन याद रखना जिस दिन तुम पर शक हुआ तो मैं खुद सारी सच्चाई बता दूंगा। अनिकेत को बताकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर दूंगा, उसकी भी ज़िंदगी से। जेठ का धन्यवाद किया कि मेरा जेठ वाकई में बहुत अच्छा इंसान है। मेरा दिल ही भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छी और वफादार लड़की आए हैं। कुछ दिन के बाद ठीक होकर मैं घर वापस आ गई और मेरे सारे गलत शौक छोड़ दिए और पूरे जी जान से अनिकेत और अपने ससुराल वाले की सेवा में लग गई। अनिकेत को भी अपने ससुराल में किसी से भी कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती थी कि मेरी तरफ उंगली उठाए। अनिकेत वाकई में बहुत अच्छा लड़का था। उसने मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया, दिल हल्का कर लिए, वैसे भी प्यार किया जिसका हकदार थी मैं। कभी कभी मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैं अपने पति के बिन मौजूदगी में ऐसा कैसे कर सकती थी, लेकिन मैं खुद पर शर्म कर रही थी कि यह क्या कर दिया था। खैर, अपनी तन्हाई को दूर करने की जो गलत शौक मैंने पाल रखा था, आखिर यह कितने ही करना चाहती है। यह लड़की की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, उसे संभाल कर रखे। उसकी छोटी सी गलती भी उसकी इज्जत का तार तार कर सकती है। हर किसी की किस्मत में अनिकेत जैसा प्यार करने वाला नहीं मिलता है, और जीवन साथी भी।